जय हिंद साथियों, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सही मस्त होंगे, अपने से चल कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीडर 15 दिसंबर 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि जून 2011 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। क्लास भी आज सेकंड है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाजार शब्द का परिचय देता है। एक ऐसा स्थानीय क्षेत्र जो उद्योग की स्थापना के लिए स्थितियों को अनुकूल बनाता है। उद्योगपतियों द्वारा निर्मित माल को बेचा जाने वाला स्थान। उद्योग द्वारा उत्पादित विशेष प्रकार की वस्तुओं का संभावित व्यापार। ऐसा मॉडल जहां उत्पाद बेचे जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है, कौन सा कथन बाजार शब्द का परिचय देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उद्योग द्वारा उत्पादित विशेष प्रकार की वस्तुओं का संभावित व्यापार। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है, उद्योग द्वारा उत्पादित विशेष प्रकार की वस्तुओं का संभावित व्यापार। बाजार शब्द का अर्थ है उद्योग द्वारा उत्पादित माल के लिए एक विशेष प्रकार का संभावित व्यापारिक केंद्रित। एक बाजार का भौगोलिक क्षेत्र भिन्न भिन्न हो सकता है। बाजार का भौगोलिक क्षेत्र जो है वह भिन्न भिन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए स्थानीय बाजार में अस्थायी संपत्ति तथा खाद्य सामग्री का एक ही भवन में होना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पूछा है वह कौन सा कथन है जो सही नहीं है। कुछ हस्तलिपियाँ पत्थरों एवं धातुओं के शिलालेखों पर लिखी गई थी, प्रायः ताड़पत्रियों पर यह लिखी गई थी। वे जिन काल को प्रदर्शित करती हैं उस काल का मुख्य स्रोत है। वे पहले हस्तलिखित थीं, इन्हें मुद्रित बाद में किया गया। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है, प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जो है वह गलत है और वही सही है। कुछ हस्तलिपियाँ पत्थरों एवं धातुओं के शिलालेखों पर लिखी गई थी, यह बात सही है। पहला ऑप्शन सही होगा, प्रायः ताड़पत्रियों पर लिखी हुई थी, यह भी सही है। वे जिन काल को प्रदर्शित करती हैं उस काल का मुख्य स्रोत है, यह भी सही है। पहले हस्तलिखित थी, उन्हें मुद्रित बाद में किया गया, यह बात जो है गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन जो है वह गलत है। प्राचीन समय में पांडुलिपि प्रायः ताड़ के पत्तों पर लिखी जाती थी या पत्थरों एवं धातु पर उकेरी जाती थीं। ये उस अवधि को प्रतिबिंबित करने वाली प्राथमिक स्रोत होते हैं। इन्हें कभी भी मुद्रित नहीं किया गया। दक्षिण एशिया में 500 ईसा पूर्व ईस्वी में ताड़पत्रों की पांडुलिपियों का अधिक प्रचलन था। कब प्रचलन इसका अधिक था। तो 500 ईसा पूर्व में। 500 ईसा पूर्व में इसका प्रचलन सबसे ज़्यादा था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया, हिंदू, मुस्लिम व ब्रिटिश भारत। इस विभाजन का आधार क्या था। यह सुविधाजनक व याद रखने वाला था। यह उस विचार पर आधारित है जिसमें शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बदलाव था। इंग्लैंड का इतिहास इसी तरीके से लिखा गया था। ब्रिटिश यह सोचते थे कि इतिहास के संदर्भ में से वे अधिक विद्वान हैं, इस कारणवश उन्होंने भारत के इतिहास का विभाजन इस प्रकार किया। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। 2011 की प्रीवियस ईयर की क्लास एक और चलेगी, 3 क्लासेस होंगी। इसके बाद फिर शुरू होंगे 2012 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर।
19वीं सदी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया: हिंदू, मुस्लिम व ब्रिटिश भारत। इस विभाजन का आधार क्या था? यह उस विचार पर आधारित है जिसमें शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बदलाव था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। 19वीं सदी के मध्यकाल में भारतीय इतिहास को विविध धर्म के राजाओं के राज करने की अवधि के आधार पर विभाजित किया गया। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 खंडों में हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश राज में विभाजन किया था। किसने विभाजन किया था? जेम्स मिल ने। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 खंडों में विभाजित किया: हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश राज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करते हुए उपयुक्त विकल्प चुनिए। एक तरफ है कृषि, फूलों की खेती, मछली पालन, द्रक्षा खेती। दूसरी तरफ है अंगूरों की खेती, फसल उगाना तथा खेती करना, फूल फल सब्जियों की खेती, मछली पालन। नीचे चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में सही मिलान किया गया है? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। कृषि, कृषि का संबंध किससे होगा? फसल उगाना तथा खेती करना। ए का संबंध किससे है? तो वह है दूसरे से। फूलों की खेती, फूलों की खेती का संबंध होगा फूल फल व सब्जियों की खेती। बी का संबंध किससे होगा? तीसरे से। और वहीं मछली पालन, मछली पालन का संबंध होगा मछली पालन से ही। सी का संबंध होगा फोर्थ से। और द्रक्षा खेती, द्रक्षा खेती का संबंध किससे होगा? तो वह होगा अंगूरों की खेती से। तो डी का संबंध जो होगा वह होगा फर्स्ट से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है, इसी में सही मिलान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के दौरान किस विकास ने सामाजिक रीति रिवाजों तथा व्यवहार के बारे में बड़े पैमाने पर चर्चा और वाद विवाद को सुगम बनाया? पत्रिकाएं, रंगमंच, फिल्में, रेडियो। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऐसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। प्रीवियस ईयर के सेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी क्लासेस करना अनिवार्य है, अनिवार्य रूप से पढ़ना है। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है 19वीं सदी के दौरान किस विकास ने सामाजिक रीति रिवाजों तथा व्यवहार के बारे में बड़े पैमाने पर चर्चा और वाद विवाद को सुगम बनाया? तो वह थी पत्रिकाएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पत्रिकाएं। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। 19वीं सदी में पत्रिकाओं का बड़े पैमाने पर सामाजिक रीति रिवाजों व प्रचलित नियमों के बारे में परिचर्चा व वाद विवाद करवाया जाता था। टाइम पत्रिका अभी भी विश्व की सबसे बड़ी साप्ताहिक पत्रिका मानी जाती है। टाइम पत्रिका, टाइम पत्रिका जो है वह विश्व की सबसे बड़ी पत्रिका मानी जाती है। यह जो है विश्व की सबसे बड़ी पत्रिका मानी जाती है, सबसे बड़ी साप्ताहिक पत्रिका है यह, साप्ताहिक पत्रिका मानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पत्रिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति का उपयोग राजा राममोहन राय जैसे समाज सुधारकों द्वारा महिलाओं के विरुद्ध होने वाली सामाजिक अन्याय के विरुद्ध आंदोलन में प्रयोग किया जाता था? वे सामाजिक वातावरण की मदद लेते थे, सरकार के प्रभाव का प्रयोग करते थे, प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के उदाहरणों व श्लोकों से अपनी बात को सिद्ध करते थे, लोकप्रिय राष्ट्रीय नेताओं की मदद कर लेते थे। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन लंबा है तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है कौन सी रणनीति का प्रयोग राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारकों द्वारा महिलाओं के विरुद्ध होने वाली सामाजिक अन्याय उदाहरण के रूप में सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन में प्रयोग किया जाता था? तो वह प्रयोग किया जाता था प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के उदाहरणों या श्लोकों से अपनी बात को सिद्ध करते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारकों ने उस समय महिलाओं के प्रति अन्याय करने वाली प्रचलित प्रथाओं जैसे सती प्रथा के विरोध में प्राचीन धार्मिक पुस्तकों व शास्त्रों के श्लोकों व वाक्यों का उपयोग किया तथा इससे अपने दृष्टिकोण को उचित ठहराया। उनके बाद कई समाज सुधारकों ने इस रणनीति को अपनाया। राजा राम मोहन के बाद कई समाज सुधारकों ने इस रणनीति को अपनाया। 1829 में सती प्रथा प्रतिबंधित हो गई। 1829 में सती प्रथा का अंत हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के दौरान अधिकांश शिक्षित महिलाओं का विद्यालय भेजने के बजाय उनके उदारवादी पिता या पति ने उन्हें घर में ही पढ़ाया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त प्रचलन का सही कारण नहीं है? पूछा है, नहीं है। लोगों में यह भय था कि विद्यालयों के कारण लड़कियों का घिर गृहस्थी से दूर हो जाएंगी। लड़कियों को घर पर ही शिक्षा देने में पुरुषों को अत्यधिक आनंद आता था। लड़कियों को विद्यालयों तक जाने के लिए सार्वजनिक स्थलों से होकर जाना पड़ता था, जिससे उनकी सुरक्षा के प्रति चिंता बनी हुई थी। फोर्थ ऑप्शन है, लोगों में यह भय था कि विद्यालयों की शिक्षा लड़कियों को उनके घरेलू कार्यों को पूरा करने से रोकेगी। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन कर रहा है 19वीं शताब्दी के दौरान अधिकांश शिक्षित महिलाओं को विद्यालय भेजने के बजाय उनके उदारवादी पिता या पति उन्हें घर में ही पढ़ाया करते थे। तो कौन सा कथन उपयुक्त प्रचलन का सही कारण नहीं है? तो लोगों में यह भय था कि विद्यालयों के कारण लड़कियों घिर गृहस्थी में दूर हो जाएंगी, यह बात जो है सही है। और लड़कियों को घर पर ही शिक्षा देने में पुरुषों को अत्यधिक आनंद आता था, तो यह बात जो है गलत है। यही ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन जो पूछा है कौन सा सही कारण नहीं है, तो यह है ऑप्शन बी। लड़कियों को विद्यालयों तक जाने के लिए सार्वजनिक स्थलों से होकर जाना पड़ता था, जिससे उनकी सुरक्षा के प्रति चिंता बनी हुई थी, यह बात जो है सही है। और लोगों में यह भय था कि विद्यालयों की शिक्षा लड़कियों को उनके घरेलू कार्यों को पूरा करने से रोकेगी, यह भी कारण सही था। यही ऑप्शन बी जो है यह कारण गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खनन कार्य को प्राथमिक गतिविधि क्यों कहा जाता है? इसमें पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन किया जाता था।
या मानवीय क्रियाकलापों के आरंभिक रूपों में से एक है, या सरकार को बड़ी मात्रा में धन उपलब्ध कराता है, या श्रमिकों का सबसे बड़ा नियोक्ता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऐसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है खनन कार्य को प्राथमिक गतिविधि क्यों कहा जाता है? खनन कार्य को प्राथमिक गतिविधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। खनन जो है प्राथमिक गतिविधि है, इसमें पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन किया जाता था। खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग हैं। खनिज आधारित जो उद्योग हैं वह प्राथमिक उद्योग हैं। इन उद्योगों द्वारा उत्पादित उत्पादों का प्रयोग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं है? पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला ग्रेफाइट, भोजन पकाने में प्रयुक्त होने वाला नमक, आभूषणों में प्रयुक्त होने वाला सोना व चांदी, रोधन में प्रयुक्त होने वाला अभ्रक। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऐसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। कौन सा खनिज नहीं है? रोधन में प्रयुक्त होने वाला अभ्रक। रोधन में प्रयुक्त होने वाला अभ्रक जो है यह खनिज नहीं है। विद्युत अवरोधक के रूप में प्रयुक्त माइका खनिज नहीं है। ग्रेफाइड, सोना, चांदी तथा नमक यह सभी क्या है? खनिज पदार्थ हैं। ग्रेफाइड हो गया, नमक हो गया, सोना व चांदी यह सभी क्या हैं? खनिज पदार्थ हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रोधन में प्रयुक्त होने वाला अभ्रक यह जो है खनिज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के पश्चात निम्नलिखित में से किस एक समस्या का सामना भारत को नहीं करना पड़ा था? भारत पाकिस्तान व ग्रेट ब्रिटेन के बीच संपदा व ऋणों का समान रूप से बंटवारा, भारतीय संघ में राजवंशों को शामिल करने का प्रयास, आर्थिक विकास, पाकिस्तान से शरणार्थियों का आना। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऐसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्रता के पश्चात निम्नलिखित में से किस एक समस्या का सामना भारत को नहीं करना पड़ा था? भारत पाकिस्तान व ग्रेट ब्रिटेन के बीच संपदा व ऋणों का समान रूप से बंटवारा, इसी का सामना भारत को नहीं करना पड़ा था। बाकी भारत संघ में राजवंशों को शामिल करने का प्रयास किया गया, इसका भी सामना करना पड़ा था। आर्थिक विकास, इसका भी सामना भारत को करना पड़ा था। पाकिस्तान से शरणार्थी का आना, इसका भी भारत को सामना करना पड़ा था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत पाकिस्तान व ग्रेट ब्रिटेन के बीच संपदा व ऋणों का समान रूप से बंटवारा, इसका सामना भारत को नहीं करना पड़ा था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यद्यपि भारत ने स्वतंत्रता के पश्चात सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपना लिया था, फिर भी प्रभुत्व संपन्न देशों ने कुछ निश्चित मानदंडों के आधार पर इस पर रोक लगा दी। निम्नलिखित में से क्या उन मानदंडों में शामिल नहीं है? शिक्षा, धर्म, लिंग, संपत्ति। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऐसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
यद्यपि भारत ने स्वतंत्रता के पश्चात सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपना लिया था, फिर भी प्रभुत्व संपन्न देशों ने कुछ निश्चित मानदंडों के आधार पर इस पर रोक लगा दी। तो निम्नलिखित में से क्या उन मानदंडों को शामिल नहीं है? तो वह है धर्म। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धर्म जो है यह शामिल नहीं है। कई संप्रभुत्व देशों ने स्वतंत्रता के बाद भी अपने देशों में वयस्क मताधिकार पर रोक लगा दी थी, जबकि इसका कोई धार्मिक मापदंड नहीं था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रित अर्थव्यवस्था के सार को स्पष्ट करता है? आर्थिक विकास के उत्तरदायित्वों को राज्यों व केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता था। रोजगार व उत्पादन की वृद्धि में सार्वजनिक व निजी क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निजी व सार्वजनिक सेक्टर में अर्थव्यवस्था के लाभों को समान रूप से बांटना, देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने हेतु राज्य एवं केंद्र सरकार की सुनवाई होना। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था के सार को स्पष्ट करता है। रोजगार व उत्पादन की वृद्धि में सार्वजनिक व निजी क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन जो है राइट है। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक व निजी उपक्रम दोनों ही उत्पादन बढ़ाने एवं रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह आर्थिक प्रणाली है जिसमें निजी एवं राजकीय उपक्रम सम्मिलित रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थल मंडल से संबंधित है? पृथ्वी का 97% जल स्थल मंडल में है। समुद्र सतह पर भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। इस गोलार्ध में खनिज संपदा पाई जाती हैं। स्थल मंडल पहाड़, पठार व घाटियों से मिलकर बनता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कथन स्थल मंडल से संबंधित है? तो वह संबंधित है समुद्र सतह पर भू आकृतियां पाई जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समुद्र सतह पर भू आकृतियां पाई जाती हैं। भूमि की सबसे बाहरी ठोस सतह को स्थल मंडल कहा जाता है, जो विभिन्न चट्टानों व खनिजों से बनी होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जा सकता? वह गोल है, या ध्रुवों पर हल्की सी चपटी है, या मध्य में उभरी हुई है, इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? पृथ्वी के बारे में क्या नहीं कहा जा सकता? यह गोल है। पृथ्वी के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि पृथ्वी गोल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल नहीं है, यह ध्रुवों पर हल्की चपटी है तथा मध्य में उभरी हुई है, और इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य का तीसरा उपग्रह है। पृथ्वी जो है यह सूर्य का तीसरा उपग्रह है। तीसरा
उपग्रह है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह गोल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाबों व झीलों के शांत जल की अपेक्षा समुद्री जल निरंतर प्रवाहित होता रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल का प्रवाह नहीं है? तरंगे, जलचक्र, ज्वारभाटा, धारा। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऐसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है तालाबों व झीलों के शांत जल की अपेक्षा समुद्री जल निरंतर प्रवाहित होता रहता है। कौन सा जल का प्रवाह नहीं है? तो वह है जल चक्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जल चक्र। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। जल चक्र जल की गतिशीलता का उदाहरण नहीं है। यह जल के वाष्पन तथा संघनन एवं वर्षा के रूप में अवक्षेपण का एक प्राकृतिक चक्र है और यह समुद्री जल के प्रवाह से संबंधित भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उच्च ज्वार के कारण होने वाला लाभ नहीं है? यह मछली पकड़ने में मदद करता है, इनसे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, पर्यटकों को लाने में या स्थानीय अर्थव्यवस्था में सहायक होते हैं, नौ संचालन में आसानी होती है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऐसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा उच्च ज्वार के कारण होने वाला लाभ नहीं है? तो वह है पर्यटकों को लाने में या स्थानिक अर्थव्यवस्था में सहायक होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। ज्वारभाटा मछली पकड़ने, विद्युत उत्पादन तथा नौ परिवहन में सहायक होता है। ज्वारभाटा में पानी अपने उच्चतर स्तर पर होता है। या तीनों जो हैं सही हैं। या मछली पकड़ने में मदद करता है उच्च ज्वारभाटा, यह भी सही होगा। इनसे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, यह भी सही होगा। नौ संचालन में आसानी होती है, यह भी जो है सही है। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है वह सही नहीं है, तो यही ऑप्शन राइट होगा। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।